हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। आज आपके पास एक नए चैप्टर के को समझाऊंगा। चैप्टर है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को अगर हम देखें कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, तो ये सॉल्यूशन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमने बोला कि अगर मान लीजिए ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट जो है हमारे पास वो लेस है, लेकिन बट सॉल्वेंट मोर है। सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कम है लेकिन हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, वो ज्यादा है। उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, वो सॉल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके अपोजिट ऐसा सॉल्यूशन, तीसरी बात करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो मोर है ना, बट सॉल्वेंट लेस है। सॉल्वेंट लेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब एक बात तो ये कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या विलय कम है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या विलय ज्यादा है। अब हमने बोला कि कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए हम इतने टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए हम इतने टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं वो टर्म्स, देखिए हमारे पास पहला जो है, हमारे पास अगर हम बात करें ये टर्म्स है। सबसे पहला टर्म्स हमारे पास है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। दूसरा है मोलेरिटी। तीसरा है मोलेलिटी। चौथा है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी, मोलेलिटी और मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी, मोलेलिटी और फॉर्मेलिटी। Normality is represented by generally N, capital N, molarity, capital M, molality, small m और formality, capital M। ठीक है, और क्या डिफरेंस है, और क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। मैंने बोला नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, इन सब के अंदर, चारों के अंदर सॉल्वेंट जो है वो कॉमन है। किन किन के अंदर, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, इसके अंदर सॉल्वेंट है 1 लीटर, 1 लीटर और 1 लीटर। लेकिन मोलेलिटी के अंदर ये कितना होता है, 1 kg। कितना होता है, 1 kg। अब ये तो बात हुई काय की, सॉल्वेंट की। सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट हमारे पास अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी के अंदर 1 लीटर में क्या घुला रहता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट रहता है। इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट रहता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट रहता है नॉर्मेलिटी के अंदर, काय के अंदर, 1 लीटर के अंदर। मोलरिटी में 1 ग्राम मोल प्रेजेंट रहता है, 1 ग्राम मोल प्रेजेंट रहता है। मोलिलिटी के अंदर सेम 1 केजी में 1 ग्राम मोल ये प्रेजेंट रहता है, जबकि फॉर्मेलिटी में 1 फॉर्मल मास प्रेजेंट रहता है, 1 फॉर्मल मास प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो बात थी एक जनरल इंट्रोडक्शन की। अब हम आगे इसको पूरा डिटेल देखेंगे। तो मैंने बोला अभी अब केवल 4 मेथड मैंने आपके पास लिखी कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए, नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी, मोलेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के अंदर, मोलेरिटी और फॉर्मेलिटी के अंदर
कॉमन क्या है, तो इनके अंदर कॉमन जो है वो सॉल्वेंट है और वो कितना है 1 लीटर, जबकि मोलिटी के केस में सॉल्वेंट कितना है 1 kg। नॉर्मलिटी में 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व रहता है, मोलिटी में 1 ग्राम मोल, मोलिटी में 1 ग्राम मोल 1 kg के अंदर, और फॉर्मेलिटी में 1 ग्राम फॉर्मल मास 1 फॉर्मल मास 1 लीटर। अब हम इसको आगे देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। सबसे पहले नॉर्मलिटी पे आए हम, नॉर्मलिटी से आगे की बात करेंगे। तो ये थी जनरल बात। आगे देखें हमारे पास आगे क्या है। देखिए इक्विवेलेंट वेट की बात अगर हम करते हैं, है ना, तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास 3 चीजों के लिए निकालते हैं, है ना, जनरली इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, हमारे पास जो डाटा काउंट होता है इक्विवेलेंट वेट के लिए। देखिए इक्विवेलेंट वेट हमने जनरल बात की कि इक्विवेलेंट वेट होता है क्या, तो हमने बोला किसी तत्व का किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट जो होता है जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट से ऑक्सीजन के 8 पार्ट से या क्लोरीन के 35.5 से कंबाइन करे या इसको डिस्प्लेस करे, है ना। वैसे रिपीट कर रहा हूँ, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वो होता है जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट से ऑक्सीजन के 16 पार्ट से और क्लोरीन के 35.5 से कंबाइन करे या इसे रिप्लेस करे, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। अब जनरली हमें देखना है कि एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। जैसे मैंने बताया अभी आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक एसिड की पड़ेगी, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास MW यानी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिड के लिए जो काउंट होगी वो क्या काउंट होगी, बेसिसिटी। एसिड के लिए काउंट क्या होगी, बेसिसिटी, ये एसिड के लिए काउंट हो जाएगी। इक्विवेलेंट वेट अगर हमें काय का चाहिए, इक्विवेलेंट वेट हमें चाहिए ऑफ बेस, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेस के लिए क्या काउंट होगी, एसिडिटी। उल्टा है, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। और इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है ऑफ सॉल्ट, अगेन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, तो हमारे पास ये जनरली बात हुई कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालना है, आप इससे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालना है, इससे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट बेस ऑफ सॉल्ट निकालना है, इससे निकाल सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना है काय का, एसिड का, है ना, तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालना है, तो वो एसिड जो मैंने लिया, इक्विवेलेंट वेट निकालना है एसिड का, और एसिड जो मैंने लिया वो लिया मान लीजिए H2SO4, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, और एसिड का जो वेट मैंने कौन सा लिया वो निकालना है H2SO4, है ना। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालेंगे तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 98। ठीक है, इसकी एसिडिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, एसिड है तो बेसिसिटी, तो जो नंबर हाइड्रोजन के नीचे लिखा है वो क्या है, इसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, तो इसको मैंने डिवाइड किया काय से, 2 से, कितना आया 49 ग्राम, है ना, 49 ग्राम। ये क्या मिला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना मिला आपको, 49 ग्राम। ठीक है, अब अगर जैसे मान लीजिए सिंपल बात है ना, बेसिसिटी HCl, इसकी बेसिसिटी कितनी है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है 1, तो 1, H2SO4 की बेसिसिटी कितनी थी 2, H3PO4 है, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब मैंने बोला मान लीजिए मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है काय का, इक्विवेलेंट वेट निकालना है मेरे को, मान लीजिए थोड़ी बार काय का निकालना है ऑफ बेस, है ना। तो बेस के लिए मैंने भी आपको क्या फार्मूला बताया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस के लिए क्या फार्मूला बताया, वो बताया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी।
मान लीजिए वो मेरे पास है NaOH, है ना, ये बेस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना मान था अप्रोक्सीमेट 40, और इसके अंदर OH कितना है, तो OH है 1, ठीक है। तो इसकी बेसिस एसिड है, ये बेस है, इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस आ गया, कितना है 40 ग्राम, ठीक है। NaOH की एक बेस है और इसकी एसिडिटी कितनी है 1, NaOH, इसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन OH कितना है 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई 1, BaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस, इसकी कितनी होगी भाई, इसकी होगी हमारे पास, ये कितनी हो जाएगी 2, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन कितने हमारे पास 2, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई। अब इक्विवेलेंट वेट अगर आपको सॉल्ट का निकालना है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट अगर आपको सॉल्ट का निकालना है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे भाई, जैसे मैंने बोला एक सिंपल सॉल्ट लिया, जैसे मैंने बोला भाई मान लीजिए मेरे पास है, ये है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, ये क्या है सॉल्ट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 40, क्लोरीन का 35.5 और 2 यानी 71 यानी ये आया 111, ठीक है, 70 40 110 11, ठीक। और कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, कैल्शियम किस ग्रुप का मेंबर है, सेकंड ग्रुप का, तो 2 चार्ज होता है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा हमारे पास 111 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 5 या 10, फिर 1 2 5 या 10, 55.5 अप्रॉक्स, है ना। ये आपके पास क्या मिल जाएगा आपको, इक्विवेलेंट वेट काय का कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। तो ये वाली बात थी भाई, अभी हमने इक्विवेलेंट वेट निकाला, नॉर्मलिटी बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिसॉल्व करना पड़ेगा काय के अंदर पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, जैसे मैंने बता दिया आपके पास कि आपको हमारे पास जो है इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया, है ना। देखिए इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया, मैंने बोला अभी इक्विवेलेंट वेट हमने H2SO4 का निकाला था और इक्विवेलेंट वेट कितना आया था हमारे पास 49 ग्राम। इस 49 ग्राम को अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर पानी के अंदर डालेंगे, इस 49 ग्राम को आप 1 लीटर पानी के अंदर डालेंगे, तब क्या बनेगा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो जब भी आपको किसी का नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना हो तो पहले आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे और उसको 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करें कि हमारे पास फिर नेक्स्ट जो है वो है मोलेरिटी, है ना, मोलेरिटी, है ना। मोलेरिटी मैंने आपको पहले बताया था, मोलेरिटी में हम क्या डिसॉल्व करते हैं 1 ग्राम मोल, मोलेरिटी में क्या डिसॉल्व करते हैं 1 ग्राम मोल, ठीक है, काय के अंदर जो प्रेजेंट है हमारे पास इन 1 लीटर, ठीक है। और मोल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड की ग्राम के बराबर क्वांटिटी ले लेते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है उसका 1 मोल। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, quantity of substance in gram represent, quantity of substance in gram represent 1 mole of that compound, 1 mole of that compound। किसी भी कंपाउंड की ग्रामों के बराबर मात्रा उसका क्या रिप्रेजेंट करती है 1 मोल। जैसे मैंने बोला H2SO4 था, इसका 1 मोल निकालना था, तो कैसे निकाला था हमने भाई, इसका 1 मोल निकालना है तो HHSO4, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है,
मास भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास 32, 8 टू 16, 16, 16, 16, टोटल कितना आ गया 98। टोटल कितना आ गया 98। इसके आगे यूनिट क्या लगा दी हमने, ग्राम, है ना। तो ये क्या हो गया H2SO4 का 1 मोल। 1 मोल ऑफ H2SO4 मीन्स 1 मोल ऑफ H2SO4 मीन्स कितना हो गया भाई हमारे पास, वो हो गया 98 ग्राम। ठीक है, इस 98 ग्राम को आप काय के अंदर डिजोल्व करेंगे 1 लीटर वाटर। ये क्या है आपके पास, सॉल्वेंट। ठीक है, अब जब आप इसको डिजोल्व करेंगे 1 लीटर वाटर के अंदर, तब जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम मोल पर लीटर। ठीक है, ग्राम मोल पर लीटर। ये वाली बात हुई काय के लिए, मोलरिटी के लिए। ठीक है, मोलरिटी में क्या करना है, 1 ग्राम मोल को काय के अंदर डिजोल्व करना है 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, देन थर्ड हम आते हैं। थर्ड जब हम आते हैं तो हमारे को मिलता है, और वो हमारी मुलाकात होती है काय से हमारी मुलाकात होती है मोलिलिटी से। काय से मुलाकात होती है, मोलिलिटी से। ठीक है, मोलिलिटी की अगर हम बात करते हैं, मोलिलिटी की अगर हम बात करते हैं, मोलिलिटी, मोलिलिटी। ठीक है, मोलिलिटी की जब अगर आप बात करेंगे तो मोलिलिटी के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो कितना है, 1 kg। बस यही, अभी तक लीटर में चला रहा था, तो जब मोलिलिटी आती है तो सॉल्वेंट कितना हो जाता है, 1 kg, है ना। मोलिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। सॉल्वेंट कितना है इसके अंदर, 1 kg। अब अगर आप माने और हमारे पास सॉल्यूट कितना है, इन केस ऑफ मोलिलिटी सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट इज सपोज टू बी, सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम मोल। सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम मोल। तो मैंने बोला कि मेरे पास जैसे मान लीजिए सॉल्यूट 1 ग्राम मोल है, तो मेरे पास H2SO4 है, सिंपल अभी लिया था मैंने, इसका 1 मोल काय के बराबर आया था 98 ग्राम के अंदर। इस 98 ग्राम को मैं काय के अंदर डिजोल्व करूंगा। इस 98 ग्राम को डिजोल्व करेंगे हम काय के अंदर 1 लीटर में, काय के अंदर डिजोल्व करेंगे 1 लीटर में। तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या मिलेगा, 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, है ना, 1 मोलल स्मॉल m वाला। ठीक है, तो ये तो बात हुई काय की, मोलिलिटी की। सेम मोलिलिटी में कॉमन क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट कितना हमारे पास, सॉरी मैं गलत लिख दिया यहाँ पर, सॉल्वेंट कितना है 1 kg, नॉट लीटर। ठीक है, अब जब तैयार होगा, सॉल्वेंट 1 kg है, अब जब तैयार होगा जो सॉल्यूशन वो क्या कहलाएगा, 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। सॉल्वेंट इन लीटर की जगह क्या होगा, 1 kg। ठीक है, तो इतनी बात थी मोलिलिटी में। मोलिलिटी के बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, वो आता है फॉर्मेलिटी, है ना। अगला क्या आता है, वो आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का प्रयोग अब हम बंद कर चुके हैं जनरली, है ना। फॉर्मेलिटी पहले इस्तेमाल होता था, और वो काय के लिए इस्तेमाल होता था हमारे पास, आयोनिक कंपाउंड का कंसंट्रेशन शो करने के लिए हम काय का इस्तेमाल करते थे, फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल करते थे। देखिए एक बार फॉर्मेलिटी को भी हम देख लें थोड़ा सा। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, है ना। ठीक है, फॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय F, है ना। और इसके अंदर हम क्या लेते हैं, फॉर्मेलिटी के अंदर ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास, इसको हमें डिसॉल्व करना है, ग्राउंड फार्मूला मास को डिसॉल्व करना है। कैसे करेंगे भाई ग्राउंड फार्मूला मास, मैंने बोला आयनिक कंपाउंड का इस्तेमाल होती थी, तो मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। ठीक है, इस NaCl का जब मैं MW निकालता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट निकालता हूँ। हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर, और सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2
तो पार्ट 2 में मैं लास्ट में आपको फॉर्मेलिटी तक बता चुका था। फॉर्मेलिटी के आगे फॉर्मेलिटी एक बार अपन और रिवाइज कर लें, फॉर्मेलिटी क्या होती है ना। तो फॉर्मेलिटी में हमारे पास क्या है, हम फॉर्मेलिटी के अंदर 1 लीटर के अंदर क्या लेते हैं, ग्राम फॉर्मल मास लिया जाता है फॉर्मेलिटी के अंदर 1 लीटर के अंदर, है ना। फॉर्मेलिटी जनरली इस्तेमाल होती है काय के लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए। फॉर्मेलिटी जनरली यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड। जो इसकी वैल्यू आती है वो मोलरिटी के समान ही आती है, इसलिए हमने फॉर्मेलिटी का प्रयोग जो है अब क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, तो फॉर्मेलिटी हम क्या करते हैं, ग्राम फॉर्मल मास को लेते हैं काय के अंदर 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर, काय के अंदर 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने बोला एक आयोनिक कंपाउंड मेरे पास कौन सा है, NaCl है। NaCl का जो फॉर्मल मास आता है वो कितना आता है, सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल कितना आता है 58.5 ग्राम। ठीक, इस 58.5 ग्राम को अगर आप 1 लीटर सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है, तब जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है, 1 फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 1 फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये वाली बात थी काय के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक, तो ये फॉर्मेलिटी था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कंसंट्रेशन की मेथड चल रही थी मापने की, है ना। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी के बाद था नेक्स्ट वो था मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी के बाद था मोलेरिटी के बाद था हमारे पास थर्ड वन मोलेलिटी के बाद फोर्थ था फॉर्मेलिटी। ठीक है ना। इसको हमने शो किया था, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से, मोलेरिटी को कैपिटल M से, मोलेलिटी को स्मॉल m से और फॉर्मेलिटी को स्मॉल कैपिटल S। अब नाउ हमारे पास जो अगली बात आती है वो फिफ्थ हमारे पास जो आती है उसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास कहलाता है मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ जो है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन अगर हम बात करें तो एक जो सॉल्यूशन रहता है वो कैसे मिलकर बनता है, सॉल्यूशन इज मेड बाय 2 पार्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन मेड अप ऑफ 2 पार्ट, सॉल्यूशन सॉल्वेंट। अब अगर मान लीजिए इसमें आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, इफ यू वांट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, तब आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x a से सॉल्यूट का हो गया, x b से सॉल्वेंट का हो गया। अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तब आप क्या करेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ सॉल्यूट जो भी है वो अपॉन टोटल नंबर, सॉल्यूट Na प्लस Nb, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है ना, सॉल्यूट का निकालना है तो x इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल उसको ऊपर ले जाए अपॉन टोटल नीचे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तब आप क्या करेंगे, उस स्थिति में सॉल्वेंट का जब आपको निकालना है तब आप क्या करेंगे, Nb यानी सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप ऊपर ले जाएंगे, नीचे टोटल Na प्लस Nb। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन चाहिए, सॉल्यूट का चाहिए तो सॉल्यूट को ऊपर अपॉन टोटल, सॉल्वेंट का चाहिए तो सॉल्वेंट को ऊपर अपॉन टोटल। तो ये वाली बात और थी मोल फ्रैक्शन में। इसके बाद है हमारे पास अगली बात, नेक्स्ट जो है फिफ्थ के बाद सिक्स्थ जो है हमारे पास वो है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं वो है मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना, या मास परसेंटेज बोले या बाय परसेंट ऑफ मास, ऐसा बोले, मास परसेंटेज में बोले। हमने बोला 100 ग्राम में कोई चीज, 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना है ना। अभी तक 1 लीटर की बात चलती है, जब मास परसेंटेज आएगा तो क्या आएगा,
हमारे पास कोई चीज 100 ग्राम में कितनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास मास परसेंटेज निकालना है आपको, तो जैसे मैंने बोला हमारे पास कि 10% सॉल्यूशन है, 10% सॉल्यूशन है काय का, ग्लूकोज का, 10% सॉल्यूशन है काय का, ग्लूकोज का। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है, और प्लस 90 ग्राम जो क्या है वो है वाटर, 90 ग्राम वो क्या है, वाटर। ठीक है, अब आगे के लिए आगे की बात लें तो वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज मतलब 100 ग्राम में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम, 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना है, तो ये क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के बाद हम आगे की बात करेंगे, वो क्या है हमारे पास, वॉल्यूम परसेंटेज है ना, ठीक है, वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे, हम बोलेंगे 100 ml में, 100 ml में जो सॉल्यूट है ना, यानी अगर हम बात करें, सिंपल बात करें कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml of solution, 100 ml of solution, 100 ml of solution, amount of solute in 100 ml of solution। कोई चीज 100 ml में कितनी है, ठीक है, अगर मैंने बोला 10%, मेरे पास 10% वाई वॉल्यूम है, 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है कि हमारे पास 10 ग्राम जो है वो प्रेजेंट, सॉरी 10 ml जो है वो प्रेजेंट, 10 ml ग्लूकोज प्रेजेंट इन 90 ml वाटर, इन 90 ml वाटर, इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात थी काय के अंदर, परसेंट वाई वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर। सात हो गई है ना, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। अब आगे की बात करें हमारे पास, देखिए हमारे पास मैंने बोला अगला जो हेडिंग आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास, अगला हेडिंग वो आएगा पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, है ना। जो अगला हेडिंग आएगा वो आएगा हमारे पास पीपीएम, 8 नंबर से आएगा पीपीएम, है ना। पीपीएम क्या स्टैंड करता है, पीपीएम स्टैंड करता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई चीज 10 लाख में कितनी प्रेजेंट है ना, 10 लाख, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट इन 10 to the power 6, 10 लाख, 10 lakhs में 10 लाख भागों में प्रेजेंट जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी को बोलते हैं पीपीएम बोलते हैं। तो ये तो इतनी मेथड थी। अब इसके बाद हमें सीरियल वाइज सबके फॉर्मूले देखने हैं 1 by 1, है ना, देखें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जहां से हम चालू हुए थे, यानी चालू हम कहाँ से हुए थे, नॉर्मलिटी से चालू हुए थे, तो नॉर्मलिटी से ही हम अपनी बात शुरू करते हैं, नॉर्मलिटी से ही हम अपनी बात शुरू करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलिटी से अगर हम बात शुरू करें तो नॉर्मलिटी की बात आगे करें अगर हम, तो वो है हमारे पास नंबर 1 नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट काय के अंदर इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय GEM यानी ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय GEM इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मिलीलीटर, ठीक है। तो ये पहली बात हुई नॉर्मेलिटी के लिए। दूसरी बात मैंने बोला जब भी WA आएगा मतलब वो क्या है, वेट है सॉल्यूट का, ठीक है, वेट है काय के लिए, वेट है वेट ऑफ सॉल्यूट, और WV आएगा तो वो आएगा काय के लिए, सॉल्वेंट के लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो WA वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए आएगा, ठीक है, और WB काय के लिए आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आएगा। दूसरे फार्मूले की बात करें, दूसरा फार्मूला हमारे पास मोलेरिटी, दूसरा फार्मूला काय का है, दूसरा फार्मूला है मोलेरिटी, सेम लगभग कोई डिफरेंस नहीं है। मोलेरिटी में कैपिटल M आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज इट इज आप रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज इट इज रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद डिवाइडेड में यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट मास था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को हम चेंज करेंगे, हम क्या लिखेंगे भाई, हमारे पास यहाँ पर आगे क्या लिखा है, हमारे पास आगे लिखा है, आगे की हम बात करें तो ये लिखा है हमारे पास WA इंटू 1000, है ना, WA इंटू 1000 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम काय के अंदर, ml के अंदर, वॉल्यूम काय के अंदर, ml के अंदर। ये तीसरी बात थी, काय के लिए थी हमारे पास, मोलिलिटी के लिए थी। तीसरी आगे की बात करें मोलिलिटी के लिए, तो थर्ड बात आई वो आई मोलिलिटी, मोलिलिटी, मोलिलिटी की बात करेंगे हम, तो मोलिलिटी में मैंने बोला सेम कंसेप्ट, मोलिलिटी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, काय से रिप्रेजेंट की जाती है, स्मॉल m से, यानी ऊपर वाला ऐसे ही, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय GMM यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, GMM यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। यहाँ पर हमें लीटर की जगह क्या लेना है, किलोग्राम मेंशन करना है। और अगर हम आगे की बात करें मोलिलिटी के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो आएगा WA इंटू 1000 अपॉन WA इंटू 1000 अपॉन GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू WB इंटू WB। तो ये तीन फॉर्मूले अभी, पहले नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी, देन मोलिलिटी, ये तीन फॉर्मूले, ठीक है। इसको आप लर्न कीजिए, याद कीजिए, आगे मैं आपको फिर बता रहा हूँ। फॉर्मूलिटी की बात थी, फोर्थ
चौथी बात है वो हमारे पास फॉर्मेलिटी की। तो फॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। फॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट, मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट, आयोनिक सॉल्यूट मतलब NaCl KCl, ठीक है, अपॉन GFM, ग्राउंड फॉर्मूला मास अप इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आगे की बात करेंगे हम हमारे पास, और आगे की बात में नेक्स्ट हमारे पास वो था मास परसेंटेज। फोर्थ ये था। फिफ्थ है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई चीज 100 ग्राम में कितनी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? मास परसेंटेज बोलेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ये ठीक है। फिर सिक्स है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। फिर क्या था? वॉल्यूम परसेंटेज था, मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज के बाद क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहता है हमारे पास? वॉल्यूम परसेंटेज कहता है भाई कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसके बाद अगला जो हमारे पास है नेक्स्ट 7, वो है पीपीएम। पीपीएम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? कोई चीज 10 लाख में कितनी प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? पीपीएम। और पीपीएम की अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो पीपीएम का जो फार्मूला है हमारे पास वो है, पीपीएम का फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास काय का? वेट ऑफ पीपीएम का। पीपीएम कोई चीज 10 लाख में कितनी प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? पीपीएम। एंड लास्ट वन अगर इसमें कुछ बचा हो तो पीपीएम हो गया, क्वालिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम, पीपीएम। एंड आई थिंक पीपीएम के बाद कुछ नहीं बचा होगा इसके अंदर। पीपीएम के बाद पीपीएम तक था इतना। ये फार्मूले बिल्कुल याद करें, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व होंगे जब आपको पूरे के पूरे फार्मूले याद होंगे। तो ये वाली बात थी हमारे पास काई के अंदर। हाय स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 में पहले अपलोड कर चुका हूँ, है। और ये है पार्ट 3। पार्ट 3 में जो हमारे पास है वो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ देखने से पहले एक चीज और आपको बता दें, वो है वेपर प्रेशर। वो क्या है? वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर ये क्या होता है? वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर पानी लिया है और ये पानी क्या है? उबल रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? एक ढक्कन है, एक लिड है।
जब ये पानी उबलता है तो ये वेपर बनाता है, और ये वेपर जो है इसके ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ये प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है। अब राउल्ट एक साइंटिस्ट था, उसने वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ दिया है ना। राउल्ट, इसको भी स्टडी करना है राउल्ट्स लॉ में। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। ठीक है। राउल्ट्स लॉ हमारे पास क्या है भाई? राउल्ट्स लॉ हमारे पास दो चीजों के लिए, एक जब व्हेन सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है। व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ऐसा सॉल्यूट जो वेपर फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पहली बात है ना। दूसरी बात हमारे पास क्या है? व्हेन solute is volatile, when solute is volatile, when solute is volatile। ठीक है। तो जब solute non volatile है तब राउल्ट्स का लॉ क्या कहता है? P is equal to P naught A x A। ठीक है। इसका मतलब क्या है? P क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। और X से क्या है? मोल फ्रैक्शन, X से क्या? मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है। ये पहला लॉ था राउल्ट का। पर अगर मान लीजिए सॉल्यूट हमारे पास क्या है? वोलेटाइल है। ठीक है। तब क्या है? तब हमारे पास P इज इक्वल टू है PA प्लस PB। P इज इक्वल टू क्या है? PA प्लस PB। उस स्थिति में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये राउल्ट का लॉ है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट कि P इक्वल टू P नॉट ए x है। If a solute is non-volatile, then vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent and its mole fraction। ठीक है। दूसरा, when solute is volatile, then vapor pressure of solution is equal to PA plus PB, यानी both the component of the solution, solute plus solvent के vapor pressure के सम के बराबर होगा। ये राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट है दोनों कंडीशन के लिए। आगे की हम बात करें तो हमारे पास आगे जो है हमारे पास वो है राउल्ट लॉ के बाद आगे नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास, और वो है नेक्स्ट हेडिंग जितने भी सॉल्यूशन है ना, उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ, जितने भी सॉल्यूशन है उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। जितने भी सॉल्यूशन है उनको हमने राउल्ट लॉ के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से दो पार्ट है? सबसे पहला पार्ट है आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा पार्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो हमारे पास राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को ओबे करते हैं ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर, वो क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउल्ट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं? ओबे करते हैं, ठीक है, राउल्ट्स लॉ को, ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को
at all concentration and temperature, at all concentration and temperature, at all concentration and temperature का ये ओबे करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं, आइडियल सॉल्यूशन वही बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन वही फॉर्म करेंगे जिनका मॉलिक्यूलर साइज बराबर हो। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म ओनली दोज सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर साइज है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ये जो है हमारे पास क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है, लगभग बराबर होता है। दूसरी बात हम कह रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है डू नॉट ओबे द राउल्ट लॉ है, ये राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करते हैं, डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ, ओबे राउल्ट लॉ, राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करते हैं, राउल्ट लॉ। ठीक है, अब जब ये राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करते तो किसी सॉल्यूशन का राउल्ट के लॉ को ओबे ना करना है, किसी सॉल्यूशन का राउल्ट के लॉ को ओबे ना करना, यही क्या कहलाता है हमारे पास, डेविएशन कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। किसी सॉल्यूशन का राउल्ट के लॉ को ओबे ना करना, यही क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। ठीक, डेविएशन जो है हमारे पास, डेविएशन की बात करें हमारे पास थोड़ा सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का तरीका पहले बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो ओबे नहीं करते राउल्ट लॉ को, और किसी सॉल्यूशन का राउल्ट लॉ को ओबे ना करना, वो क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। डेविएशन जो है हमारे पास वो दो प्रकार का, डेविएशन जो है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, डेविएशन की बात करेंगे, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन, डेविएशन दो टाइप का होता है। डेविएशन में पहला जो डेविएशन आता है वो आता है हमारे पास, वो आता है पॉजिटिव डेविएशन, क्या आता है, पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा जो डेविएशन आता है वो आता है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। एक आता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा कौन सा आता है, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो, देखिए मैंने बोला ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट है। मैंने बोला अगर ये दो कंपोनेंट सॉल्यूट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, इनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये दो कंपोनेंट हैं एक सॉल्यूशन के ए और बी है ना, इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैंने बोला ए डैश बी, ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन क्या है, वीक है, ये इंटरेक्शन क्या है, ये है वीक। ठीक है ना। तो अगर ये है, इस स्थिति में क्या होगा भाई, हमारे पास ये जो है, इस स्थिति में क्या होगा हमारे पास, ये कौन सा डेविएशन शो करेंगे हमारे पास, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास शो करेंगे। उसके बाद अगर हम इसको पलट कर देखें, है ना, इसी को पलट कर देखें, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए ये दो कंपोनेंट है ए बी बी। ठीक है, इनका आपस में ए का इंटरेक्शन जो है आपस में, ये क्या है, इंटरेक्शन, ये क्या है, वीक है। ठीक है ना। और इनका इंटरेक्शन जो आपस में, ये क्या है, वीक है, इंटरेक्शन ये क्या है, वीक है। ठीक है ना। अब लेकिन ए डैश बी, ये इंटरेक्शन क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग। ए डैश बी, ये इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग।
तो ये कौन सा डेविएशन शो करेंगे हमारे पास, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, तो पहली बात है ना, पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास मैंने बताया कि अगर दो कंपोनेंट है, ए डैश ए इनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, बी डैश बी इनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, और हमारे पास जो है ए डैश बी इनका इंटरेक्शन क्या है, वीक, तो ये कौन सा डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव। इसके अपोजिट मैंने बोला दो कंपोनेंट और है हमारे पास। दूसरी बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन मैंने बताया ये दो कंपोनेंट है, ए डैश है बी डैश बी, ए डैश है इनका इंटरेक्शन वीक है, बी डैश बी इसका इंटरेक्शन वीक है, ए डैश बी इसका इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो उस स्थिति में ये कौन सा हमारे पास डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। एक या कर लें उसका दूसरा अपोजिट। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल कौन सा पॉजिटिव इंटरेक्शन का, तो ये है इसका एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का शो करते हैं, वो कौन सा है, इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल प्लस, और साथ में क्या है, इथेनॉल के साथ नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल कौन सा है, क्लोरोफॉर्म। इसका एग्जांपल कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल कौन सा है, पॉजिटिव का तो ये हो गया है ना, नेगेटिव का कौन सा है, तो नेगेटिव का जो एग्जांपल है हमारे पास वो है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। यहाँ पर एग्जांपल इसका जो है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। एक हो गया पॉजिटिव वाले का, एक हो गया नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल, ये एग्जांपल। अब इसके बाद है ना, अभी मैंने क्या बताया आपको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ओवे नहीं करते राउट लॉ को। ठीक है, और किसी सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ को ओवे नहीं करते वो क्या करते हैं, शो करते हैं हमारे पास क्या, डेविएशन। क्या शो करते हैं, डेविएशन। और डेविएशन जो है हमारे पास वो मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये इनके एग्जांपल बताए थे। ठीक है, आगे की बात करें हमारे पास आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आगे जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक चीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और मिलता है कि वो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बनाते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एक कैरेक्टर हमें और मिलता है, दे फॉर्म द एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, है ना। एजियोट्रोपिक क्या कहलाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोर्स डेविएशन एंड डेविएशन शो करता है, एंड क्या बनाते हैं, सेकंड वन इज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स। ठीक है, ये बात है। अब ये क्या होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड या एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक है लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, और दूसरे हैं हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, अब लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्यूशन लिए, दो सॉल्यूशन लिए, एक लिया मैंने, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास वो एग्जांपल है इथेनॉल, या मैंने बोला मेरे पास एसीटोन CH3 COCH3, और दूसरा जो मेरे पास वो क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, एसीटोन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो रहता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो रहता है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जब आप इनको मिलाते हैं, है ना, इन दोनों को मिक्स करते हैं, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास कितना आता है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, कितना होता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इन इंडिविजुअल से कम है, इसको हम क्या बोलते हैं, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये इस टेम्परेचर पर बिना कंपोजिशन बदले उबलता रहेगा। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट से कम बॉइलिंग पॉइंट है तो वो क्या है, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अगर कंपोनेंट जो मिला है इससे ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जैसे अगर हम इसी की बात करते हैं तो हमारे पास अगर इसको मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना। हम एक एग्जांपल इसको और सेटअप करें तो हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये मैंने बोला, थोड़ी देर के लिए मान के चले, ये मेरे पास क्या है, ये मानकर चले, ये हमारे पास क्या है, ये दो कंपोनेंट है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, मैंने बोला ए का बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों को हमने जब गर्म किया और उबाला तो ये देखा कि ये दोनों हमारे पास इस टेम्परेचर से ऊपर यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, बॉइल करते हैं बिना कंपोजिशन चेंज किए हुए, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। तो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में हमने आइडियल सॉल्यूशन देखे थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखे थे। आइडियल सॉल्यूशन ओबे करते थे रॉड ड्रॉप को हर कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर, और ये भी बताया था आपको कि आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई भी दो सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है, सेम होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या शो करते हैं, डेविएशन शो करते हैं, और डेविएशन मैंने आपको बताया था अभी पहले कितने प्रकार का था, दो प्रकार का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या टाइप का फॉर्मेशन करते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड का, जो एक टेम्परेचर पर एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स आर लिक्विड्स which boils at a temperature without change in composition। इनको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। ये दो टाइप के थे, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड देन हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लो बॉइलिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास इसका एग्जांपल क्या, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, इनका इंडिविजुअल टेम्परेचर ये है, और जब ये उबलते हैं तो इससे कम टेम्परेचर को उबलते हैं, और इनका इंडिविजुअल टेम्परेचर ये है, जब ये उबलते हैं तो इससे ज्यादा टेम्परेचर पर उबलते हैं। हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहें, इसका एग्जांपल देखना चाहें तो इसका एग्जांपल जो है हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, या हम दूसरा एग्जांपल देखें क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इसकी जगह सिंपल लिखें तो आपको याद है H2O एंड इथेनॉल, H2 एंड इथेनॉल, ये भी चल जाएगा, सिंपल ले लो, H2O प्लस इथेनॉल, ये भी आपको इसका एग्जांपल है। इतनी बात थी काय के बारे में, इसके बारे में। ठीक, अब हम इससे आगे आएंगे नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 यहीं तक, उसके बाद आगे कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा। इस पार्ट में मैंने आपको बताया है राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनके टाइप, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट इसका मैं आपको अपलोड करूँगा। यहाँ तक रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे चैनल अमर ठाकुर पर पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये अगेन ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 9893186602। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ओके, हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर आज आपके सामने लेके आया हूँ सॉल्यूशन वाला चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें अपने पार्ट 4 सॉरी, जिसमें अपने को देखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। ये रह गया था कोलिगेटिव वाला पोर्शन। कोलिगेटिव वाले प्रॉपर्टीज में क्या है और क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन स्टडी की थी, जिसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अधिक था, सॉल्यूट का अमाउंट अधिक था। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन आर द दो सॉल्यूशन व्हिच हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन।
डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी रहती हैं जो काय के ऊपर डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, जो काय के ऊपर डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, बट इंडिपेंडेंट रहती है काय से, नेचर से। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 टाइप की होती है। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ वन जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब आप इस वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आती है, कमी आती है। उस कमी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो कमी क्या कहलाती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर pressure. So whenever we add some amount of the solute in the solvent, then vapor pressure of the solution will decrease. This decrease is called the relative lowering in vapor pressure. अब ये कितनी होती है और क्या होती है ये देखते हैं आगे। देखिए ये देखा गया कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को शो करना है तो हम कैसे शो करते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को हम शो करते हैं P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, इससे शो करते हैं। ठीक है, P नॉट A। फिर आगे की अगर हम बात करें तो ये पाया गया है कि एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि ये हमारे पास बराबर होती है काय के मोल फ्रैक्शन के, काय के बराबर होती है मोल फ्रैक्शन की बराबर होती है। तो हमने बोला कि ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन के बराबर है। और क्या है यहाँ पर डाटा क्या क्या है, तो मैंने बोला P नॉट A जो है मेरे पास वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, आगे की बात करें हम तो मैंने बोला ये काय के बराबर होती है XV। XV क्या है, मोल फ्रैक्शन। XV क्या है, ये काय के बराबर होती है मोल फ्रैक्शन। XV क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें इसको हम स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, हमें मालूम है P नॉट A माइनस PA इज इक्वल अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XV, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर हमें जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सॉल्यूट का निकालना है ना, थोड़ी देर के लिए हमें सॉल्यूट का निकालना है तो हमारे पास वो काय के बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर जैसे मान लीजिए सॉल्यूट का निकालना है तो वो बराबर होगा हमारे पास NB अपॉन Na प्लस NB, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आगे बोला कि मुझे मालूम है ये जो NB है, ठीक है, ये जो है काय के बराबर होता है WB अपॉन MB। ये काय के बराबर होता है WB अपॉन MB। WB क्या है, वेट है सॉल्यूट का, वेट है काय का, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। जबकि MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब आगे की बात करें हम, हमने बोला ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A, ठीक है, इज इक्वल टू NB की जगह मैंने क्या लिख दिया WB अपॉन MB, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, है ना। अगर हमें Na की वैल्यू लिखनी है तो हम Na की क्या लिखेंगे
तो हमने एन बी की लिखी थी, एन ए की वैल्यू लिखनी है, नंबर ऑफ ए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। मैंने लिखा एन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है, प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। अब मैंने बोला, आगे मैंने बोला कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन रहते हैं उसके अंदर हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट जो रहता है क्या रहता है, कम रहता है। तो मैं इस टर्म्स को क्या कर सकता हूँ, नेग्लिजिबल या नहीं के, इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है। इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ आगे कि पी नॉट ए, इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ आगे, पी नॉट ए डब्ल्यू बी, ठीक है, इंटू एम ए, ठीक है, अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब आगे मैंने बोला कि ये जो है, यहाँ के बाद हमने बोला कि पी नॉट ए, यहाँ से मुझे चाहिए, ये एम बी क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है ना। तो मुझे ये चाहिए कि जो अमाउंट कितना सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है जिसके मिलाने से रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को चाहिए फाइनली वैल्यू क्या की, एम बी की, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एम बी बराबर, एम बी इज इक्वल टू, ठीक है, एम बी यहाँ पर आ गया, क्या बचा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू पी नॉट ए, ठीक है। और क्या नीचे क्या बचा मेरे पास, पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए। ये जो फार्मूला आया है, इससे हम उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं जिसकी वजह से मिलाने से रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ है। ये थी पहली एप्लीकेशन काई की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर में कमी आती है और उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये कमी कितनी होती है, ये रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की क्या है, तो ये हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स, ये बराबर होता है काय के, हमारे पास मोल फ्रैक्शन के। ये जो है पी नॉट ए माइनस पी ए, ये हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी ए, ये हमारे पास क्या, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पर पी नॉट ए क्या है भी हमारे पास, पी नॉट ए हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ फ्लो सॉल्वेंट, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, एक्स भी मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन अगर हमें सॉल्यूट का निकालना है तो एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और सॉल्वेंट का निकालना है तो डब्ल्यू अपॉन एम बी। ये वैल्यू पुट की हमारे पास, तो ये मिल गया हमें फाइनली काय का वैल्यू, एम बी का वैल्यू। यहाँ पर हमने बोला था फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पर एक लाइन और आप चाहें तो नोट कर लें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, for dilute solution,
WB अपॉन MB इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला टर्म्स खत्म हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ तक की बात आपको देखनी है पहली प्रॉपर्टी में। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है MB के ऊपर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इस वाले के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये वाले इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा एक लेसन में बता सकूँ, चैप्टर में बता सकूँ। आगे सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास अगली, ठीक है, जो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। नंबर 2 क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है देखिए। नंबर 2 प्रॉपर्टी जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब इस बात का, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मैंने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास जो है वो क्या कहता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कहता है कि हमारे पास, जैसे मैंने बोला प्योर वाटर है, ठीक है, क्या है, प्योर वाटर है। वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक है, बॉइल होता है। अब जब आप इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट सोल्यूट का मिला देते हैं, काय का मिला देते हैं, सोल्यूट का मिला देते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, या एलिवेट हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब हमने बोला कि अगर हमें ये निकालना है चेंज, है ना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने बोला ये डेल्टा चेंज मतलब डेल्टा, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग, ठीक है ना। टेम्परेचर हम ले लें काय का, सॉल्यूशन का, उसमें से अगर हम काय का माइनस कर दें टेम्परेचर काय का, सॉल्वेंट का, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, whenever we mix some solute, ठीक है, in the solvent, then vapor pressure of solution will increase, increase means elevation, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट काय के द्वारा शो करता है, डेल्टा टीवी के द्वारा। डेल्टा टीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय के एम के। स्मॉल एम मीन्स मोलेलिटी, है ना, स्मॉल एम मीन्स मोलेलिटी, ठीक है। डेल्टा टीवी, है ना, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया, और उस कांस्टेंट का नाम क्या आया, केबी, है ना, इनटू एन, ठीक है, केबी इनटू एन। केबी को नाम क्या दिया, केबी कहलाया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी इज कॉल्ड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, ठीक है। फिर मैंने बोला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था, केबी इंटू, है ना, केबी इंटू एम, ठीक है। और एम जो है आपको पता है मोलिलिटी है, ये क्या होती है, तो ये होती है WB इंटू 1000, ठीक है, अपॉन MB इंटू WA, MB इंटू WA, ये इसके बराबर होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाली केबी इंटू एम था, ठीक है, ये रहा, मैंने क्या किया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम की वैल्यू क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है, एक फार्मूला ये, ठीक है। अब मुझे उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है जिसकी वजह से क्या हुआ है, एलिवेशन हुआ है। ये कैसे आएगा,
ये आ जाएगा एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी, ठीक है, इंटू डब्ल्यू ए। इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं जिसकी वजह से एलिवेशन हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको काम न्यूमेरिकल मिलेंगे, इस पे मिलेंगे, इस पे मिलेंगे, तीनों फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी ये आपको पहले ही पता है। डब्ल्यू ए अगर हम बात करें तो काय के लिए इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट के वेट के लिए, ठीक है। डब्ल्यू ए सॉल्यूट के वेट के लिए, सॉल्यूट का वेट, ठीक है, सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का वेट, ये सॉल्यूट का वेट। एम बी, बी वाले टर्म्स काय के लिए, सॉल्यूट के लिए, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये न्यूमेरिकल में वैल्यू दी रहेगी आपको लगाना है, केबी की वैल्यू दी रहेगी, उसको आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। जो केबी की यूनिट जो आएगी आपके पास, केबी की जो यूनिट है, केबी की यूनिट जो है वो है हमारे पास, उसको हम बोलेंगे डिग्री पर मोलर, डिग्री पर मोलर, ठीक है। ये यूनिट आपको केबी की मिल जाएगी। यहाँ के बाद हम आगे आएंगे, ठीक है, यानी इसके थर्ड एप्लीकेशन पर। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड, अभी क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्या है हमारे पास, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैंने बोला थर्ड एप्लीकेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए सॉल्यूट, सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर, है ना, वो बॉइल काय पर होता था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस पर ये बॉइल होता था, ठीक है, ये जो हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखा था। अब फ्रीज काय पर होता है, तो फ्रीज काय पर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। अब अगर हम ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रहा है, इसके अंदर अगर हम कुछ सॉल्यूट मिला दें, जैसे NaCl मिला दें या कोई भी अगर सॉल्यूट मिला दें, तो ये जो है 0 डिग्री से पहले, यानी हमारे पास 0 डिग्री से पहले, यानी ये काय पर हमारे पास फ्रीज हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या हमारे पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई, इसको कायदे से जाना कायदे देखिए था 0 पर, है ना। ज्यादा ठंडा कौन है हमारे पास, इसमें अगर जनरल बात करें, एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास आइस हो गई, और मैंने बोला -10 डिग्री, तो ये और ज्यादा ठंडा है ना। तो ये जो है हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाने पर क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, है ना, व्हेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज, है ना। दिस डिक्रीज इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हमें इसको देखना है, चेंज देखना है, तो मैंने बोला इससे हम कैसे शुरू करेंगे, डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ मतलब चेंज टेम्परेचर, कौन सा, फ्रीजिंग। ये भी अगेन सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके एम के, ठीक है, यानी मोलिलिटी के। अब मैंने बोला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, तो एक कांस्टेंट आ गया के एफ। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, के एफ क्या कहलाता है, के एफ कहलाता है मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। एम हमें
मालूम है क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम की वैल्यू हमने जो पहले ली थी वही लेनी है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो के एफ ऐसा करके ना, एम की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, एम की वैल्यू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये हो गया। अब मैंने बोला उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है जिसकी वजह से डिप्रेशन हुआ है ना, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है जिसकी वजह से डिप्रेशन हुआ, तो क्या आ जाएगा, एम बी हमारे पास ये आ गया, एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय, ये क्या हुआ भाई हमारे पास, एम बी इधर चला गया, तो डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, इससे आपको क्या मिल जाएगा, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा जिसकी वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है। ये इसकी तीसरी एप्लीकेशन है ना, दूसरी के बाद ये कौन सी थी, तीसरी एप्लीकेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, आगे की हम बात करें, नेक्स्ट आगे देखें हम, तो हमारे पास फोर्थ आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले देखें ऑस्मोसिस जो है हमारे पास क्या होता है। तो हमने बोला जनरल बात की, फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस, फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो मैंने बोला मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो क्या कहलाता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं, वो क्या कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पाई। पाई इज डिनोशन, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय द सिंबल पाई। ठीक है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। अब मैंने बोला कि हमारे पास जो है पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी। ठीक है, पाई इज इक्वल टू, या इसको हम और देखें, और हम देखें, मैंने बोला पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है काय के सी के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, ये हटाना था साइन, तो मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया, क्या हो गया आर, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया आर सी टी, आर सी इंटू टी, या पाई इक्वल टू सी आर टी, एक ही बात है। ठीक है, आर क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूशन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू वही होती है जो काय की होती है, गैस कांस्टेंट की होती है, यानी 8.314 समथिंग, जो आपको डाटा दिया हो वो न्यूमेरिकल वो आपको इस्तेमाल करना है। अब मैंने बोला आपको ये भी पता है सी क्या है, कंसंट्रेशन है ना, और ये काय के बराबर होता है n अपॉन वी के। n अपॉन वी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, जो भी वॉल्यूम है उसके अंदर हमारे पास कितने नंबर घुले हुए हैं वो क्या कहलाता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, सी, कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब मैंने बोला मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। ठीक है, अब इस v को मैं इधर ले गया, तो पाई v इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं want of equation for dilute solution। इक्वेशन क्या कहलाती है, want of equation
for dilute solution, want of equation for dilute solution, ये इक्वेशन की कहलाती है want of equation for dilute solution। ठीक है, अब मैंने बोला फिर अगेन ये मुझे पता है कि n काय के बराबर होता है W अपॉन m, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर पाई v इज इक्वल टू W अपॉन m RT, ये लिख लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो m बराबर क्या हो जाएगा W RT अपॉन पाई v, है ना। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात थी ऑस्मोसिस की, ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, एंड द प्रेशर व्हिच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय द पाई, पाई से हम इसको डिनोट करते हैं। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, एंड फाइनली दिस इक्वेशन इज want of equation for dilute solution। यहाँ तक की बात इस पार्ट में है, इसको यहाँ तक स्टडी कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप मेरे नंबर 9893186602 में यहाँ पर इसको एक बार फिर लिख देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अमर ठाकुर के नाम से। और आपकी कोई भी क्वेरीज, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर यानी 9893186602 और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से मुझे सॉल्व ले सकते हैं। ओके, थैंक्स।